हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। चलो मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश की, मुझे लगता है कि आपको मध्य प्रदेश की सारे ज़िले पता होंगे, राइट। यदि आपको नहीं पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि आपको नहीं पता है, तो फिर मैं आपको ट्रिक दे दूँगी कि आपको मध्य प्रदेश के सारे ज़िले याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर आता है आर्ध ऐतिहासिक काल, इसको बांटा गया है ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे हम इसमें। अब आता है ऐतिहासिक काल या फिर प्राचीन काल कहा जाता है इसको। तो ऐतिहासिक काल को हम पढ़ेंगे वैदिक काल में, मध्य पाषाण काल में, लौह युगीन संस्कृति में, महाकाव्य काल में और महाजनपद काल में। देखिए, इससे पहले हम मध्य प्रदेश को आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में, इतिहास आप मध्य प्रदेश का पढ़ते हैं या फिर भारत का पढ़ते हैं तो हमेशा इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक मतलब आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई साक्ष्य मतलब लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हमें, और उनको लिखना शायद आता भी नहीं था, या फिर जो लिखा है वो हम समझ भी नहीं पाते। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि हमें उनके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। और आर्ध ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि हमें लिखा तो मिला है लेकिन हमारी इतनी अच्छी बुद्धि नहीं है कि हम उनको पढ़ सकें या फिर समझ सकें कि क्या है। तो आर्ध ऐतिहासिक काल में उस काल को रखा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन हम नहीं पढ़ सकते या फिर हम पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। फिर आता है ऐतिहासिक काल, जिनके हमें साक्षी मिल जाते हैं, उन पे अच्छे से लिखते ही बनता था और हम इनको पढ़ भी सकते हैं। तो इस काल में हम पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को फिर से देख लेते हैं। पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। आर्ध ऐतिहासिक काल में सिर्फ ताम्र काल या फिर ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल बहुत बड़ा है जिसमें वैदिक काल आता है जब वेदों की रचना हो रही थी। फिर महापाषाण काल आता है, लौह युगीन सब संस्कृति आती है, महाकाव्य आता है और महाजनपद आती है। तो हमने देख लिया ना कि इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश में हमें राजवंश में कौन कौन से राजवंश पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहले आता है इक्ष्वाकु वंश, फिर है वंश, चंद्रवंश, नंदवंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, सातवाहन वंश, शक, क्षत्रप और इंडो यूनानी वंश, कुषाण वंश, नाग वंश, वाकालत वंश या वाकाटक वंश, गुप्त वंश, परिव्रजक वंश, उच्चकल्प राज्य और पांडे राज्य, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, कलचुरी वंश और तोमर वंश, गुहिल वंश, कश्यप घात वंश, गौड़ वंश, बुंदेला वंश और बघेल वंश। अब दिल्ली सल्तनत में मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे क्या। मुगल काल में मध्य प्रदेश कैसा था, मराठाओं ने कैसे शासन किया है, होलकरों का शासन और सिंधिया राजवंश को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और आधुनिक काल में क्या क्या पढ़ेंगे हम। 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था वो पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में कैसी रही वो पढ़ेंगे। रतौना का सत्याग्रह जो कि 1920 में हुआ था। पंजाब मेल हत्याकांड, रीवा का चावल आंदोलन, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, भोपाल राज्य का स्वतंत्रता संघर्ष और सोहावल का नरसंहार और चरणपादु का संहार। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह हम ये पढ़ने वाले हैं। ऐतिहासिक दृष्टि या फिर ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से मध्य प्रदेश में इतिहास का विभाजन कैसे हुआ है। तो पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, जिसका लिखित विवरण हमें उपलब्ध नहीं है। मतलब इनने तो लिखा होगा या फिर नहीं, मतलब लिखना ही नहीं जानते थे जो इस काल के लोग थे। प्रागैतिहासिक काल के व्यक्ति या फिर मनुष्य था जो, वो लिखना नहीं जानता था, तो हमें इनके कोई साक्षी नहीं मिलेंगे। फिर आता है आर्ध ऐतिहासिक काल, मतलब उनने लिखा तो है बहुत अच्छे से, बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि हम उनको पढ़ सकें। कि
आपने ये वाली कहावत शायद सुनी होगी कि राम लिखें खुदा बाँचें, तो वैसा ही इनका लिखा हुआ है कि इनने बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन हम इनको पढ़ नहीं सकते। फिर आता है ऐतिहासिक काल, जिसने मतलब इस काल में उनने लिखा भी है और हम आज पढ़ भी सकते हैं, तो वो मतलब लिखित प्रमाण पत्र मिले हैं और हम इनको आराम से पढ़ सकते हैं, तो वो आते हैं ऐतिहासिक काल में। देख लिया, तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। आद ऐतिहासिक काल, हम इनको पढ़ सकते हैं और मतलब हम इनको पढ़ नहीं सकते, उनने लिखे तो बहुत अच्छे से हैं लेकिन हम उनको नहीं पढ़ सकते, लिखित साक्ष्य हैं। लेकिन फिर आता है ऐतिहासिक काल, उनने अच्छे से लिखे हैं और हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर आता है मध्य प्रदेश के इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसी भी इतिहास को यदि आपको जानना है तो आपको या फिर पुरातात्विक खुदाई करनी पड़ेगी या फिर उनके साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हो रहा था, कैसी उनकी सभ्यता थी, क्या क्या करते थे, तो वो हमें खुदाई से पता चला है। वैसे ही ऐतिहासिक स्रोत बहुत ज़रूरी होते हैं किसी के भी इतिहास को जानने के लिए। ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से मध्य प्रदेश के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, वही प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों से प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। आदिम जनजाति नदियों के किनारे और कंदराओं में रहती थी। किसी भी इंसान को, जैसे अभी का मनुष्य है, उसको क्या चाहिए पड़ता है, रोटी कपड़ा मकान, ऐसे उस समय के लोग भी होते थे। रोटी कमाने के लिए उनके पास, रोटी कमाने मतलब कमाई तो होती नहीं थी, रोटी के लिए उनको जंगल चाहिए या फिर ऐसा जगह चाहिए जहाँ से वो आराम से शिकार कर सकें, पानी होना चाहिए वहाँ पर, है ना। आवास मतलब कंदराओं में रहते थे, जंगलों की जो गुफाएं होती हैं वहाँ रहते थे। रोटी कपड़ा तो बना ही लेते थे, तो नदियों के किनारे वो उनको ये चीज़ें आराम से मुहैया हो जाती थी, इसलिए वो कहाँ पे बसते थे, नदियों के किनारे और कंदराओं में रहा करते थे। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, छनेरा, नेमावर, भोजावाड़ी, महेश्वर, देहगांव, बरखेड़ा, हांडिया, कवरा, सिंधनपुर, होशंगाबाद इत्यादि स्थानों पर आदिम जनजाति के रहने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब जो नर्मदा की घाटी है ना, नर्मदा से लगे हुए जिले, वहाँ पे हमें मिले हैं आदिम जनजातियों की, क्योंकि अभी ये पढ़ने पड़ा है कि नदियों के किनारे कंदराओं में रहा करती थी जनजाति प्रागैतिहासिक काल की। तो आराम से भोपाल, रायसेन, छनेरा, नेमावर, भोजावाड़ी, महेश्वर, देहगांव, वरखेड़ा, हांडिया, कवरा और सधनपुर और होशंगाबाद में ये रहती थीं, या फिर इनके साक्ष्य मिले हैं। होशंगाबाद जिले की गुफाएं, रायसेन जिले की भीमबेटिका, कंदरा और सागर के निकट पहाड़ियों से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 काल में विभाजित किया गया है। अभी अपन ने पढ़ा था कि प्रागैतिहासिक काल को भी बांटा गया है 3 भागों में। तो इसके साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं मेन तो होशंगाबाद में, जो कि ये रहा, आपको दिख रहा होगा कि ये है होशंगाबाद, सागर, रायसेन, और यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है वहाँ से हमें इनके शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। फिर आती है मतलब जो प्रागैतिहासिक काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया था। तो पहला आता है पाषाण काल। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, चंबल घाटी और बेतवा घाटी और सोन घाटी बेटिका प्रमुख पाषाणकालीन स्थल रहे हैं। मतलब जो नदियाँ थीं, मेन मध्य प्रदेश की नदियाँ कौन कौन सी हैं, नर्मदा, चंबल, बेतवा और सोन, यहाँ पर मिले हैं पाषाणकालीन स्थल। इस काल के औजार बिना बैट वाले होते थे, मतलब इनमें बैट नहीं लगा होता था, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि बैट लगाने से वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो उनको नहीं मालूम था, बिना बैट के होते थे। लकड़ी के बैट वाले हस्त कुठार के अतिरिक्त खुरुचनी, मुस्टिक कुठार और कोड आदि मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर मिले हैं। भीमबेटिका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं आदिम जनजाति द्वारा निर्मित शैलाश्रय और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटिका में लगभग 750 गुफाओं में 500 गुफाएं चित्रित द्वारा सुसज्जित हैं। मतलब यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं, 750 गुफाएं हैं, उनमें से जो 500 गुफाएं हैं वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चित्र बने हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें कैसे चित्र बनाए गए हैं, यानी किस तरह से पेंटिंग की है। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, भीमबेटिका से मिलते हैं, जो कि रायसेन में है।
इस स्थल को मानव विकास का प्रारंभिक स्थल माना जाता है। यूनेस्को द्वारा 2003 में भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल रूप में घोषित कर दिया गया है। देखिए बाहर से ये देखने पर ऐसी रखती हैं और यूनेस्को ने इसको 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूनेस्को कब बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की सभ्यता नर्मदा, चंबल, बेतवा और इनकी सहायक नदियों की घाटी पर विकसित हुई थी। इस काल में जेस्पर, चस्ट, क्वार्ट्जाइट इत्यादि के उच्च कोटि के पत्थरों से बने हुए हथियारों में खुरचनी और नोक और बुदनी प्रमुख थी। देखिए अपन ने जब पाषाण काल पढ़ा था तो उसमें पत्थर के ही औजार थे, उनको बैट लगाना भी नहीं पता था या फिर नॉर्मल कोई भी पत्थर होता था वो उठा के उनको मार दिया करते थे, क्योंकि जब आदि मानव को इतना पता ही नहीं होता था कि किस पत्थर से मारा जाए। वो पत्थर को मारते थे, एक बड़ा सा पत्थर लेते थे और जानवर के ऊपर पटक देते थे और जानवर भाग जाता था और उस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे। फिर उसने एक बार देखा कि इसने एक नुकीला पत्थर उठा के मारा तो शेर या फिर जो जानवर था वो एक बार में ही मर गया। तब उसको पता चला कि जो गोल पत्थर होता है उसको मारने से उसको 2-3 बार मारना पड़ता है, लेकिन वो नहीं मरता। लेकिन यदि नुकीला पत्थर कर लिया जाए तो क्या होगा, वो एक बार में ही मर जाएगा। तो अब यहाँ पर और पत्थरों की भी अलग अलग कैटेगरी उसको पता चली कि एक पत्थर को मैं जब उठा के मारता हूँ तो उसके 4 टुकड़े हो जाते हैं और जब इस वाले पत्थर को मारता हूँ तो उसका कुछ नहीं होता और तेज भी लगती है। तो यहाँ पर अलग अलग पत्थरों की खोज होने लगी थी और वो पत्थरों को पहचानने लगे थे कि इस पत्थर का उपयोग हथियार बनाने में करना है और इसका नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या मिले हैं, जेस्पर, चस्ट और क्वार्ट्जाइट के पत्थर मिले हैं और खुरचनी, नोक और बुदनी प्रमुख है मध्य पाषाण काल की है। इस काल में औजारों का आकार छोटा होना प्रारंभ हो गया था। पहले बड़े बड़े औजार होते थे, बड़े बड़े पत्थर उठा के जानवरों का शिकार करने के लिए लेके जाते थे, लेकिन अब उनको पता चल गया था कि बड़े पत्थरों को नहीं बल्कि हमें कुछ नुकीले पत्थरों का उपयोग करना पड़ेगा और कम लेना पड़ेगा। तो वो नुकीले पत्थरों का उपयोग करने लगे थे और छोटे पत्थर या फिर छोटे औजारों का उपयोग होने लगा था। मध्य प्रदेश के इस काल की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल आदमगढ़ है, जो कि होशंगाबाद में है। देखिए पाषाण काल की कहाँ पे थे, रायसेन सागर और रायसेन सागर की होशंगाबाद के पास जो गुफाएं थी, आदमगढ़ की गुफाएं नहीं थी, इसमें भीमबेटका की गुफाएं थी जो कि आती है अपनी पाषाण काल में आती हैं। अब आती है आदमगढ़ की गुफाएं, ये कब आती हैं, मध्य पाषाण काल में। अब आता है नव पाषाण काल। मध्य प्रदेश के सागर, जबलपुर, दमोह, होशंगाबाद और छतरपुर के क्षेत्रों में नव पाषाण काल पाया जाता है। सागर, देखिए जो ए वाला रीजन है ना, इसमें मिलते हैं आपको क्या, सागर, दमोह, जबलपुर, होशंगाबाद, छतरपुर में नव पाषाण काल की साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। इन हथियारों में सिल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला प्रमुख हो गए थे। इस काल में कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण और अग्नि का प्रयोग करने लगे थे, जो कि एक क्रांतिकारी प्रयोग को अपनाया गया था। देखिए पहले वो कहाँ कंदराओं में रहते थे, उनका कोई आवास भी नहीं था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका स्थायी आवास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कृषि करने लगे हैं। इनने देखा कि मैं जो बीज खा के फेंक देता हूँ उससे कुछ दिनों बाद पेड़ उग आया है, तो क्यों ना इन पेड़ों को अच्छे से लगाया जाए, क्योंकि फिर मैं जब नेक्स्ट ईयर खाऊंगा इनको तो इनमें ही फल आ जाएंगे। तो फिर वो अच्छे से कृषि करने लगे थे। कुछ जानवरों को पालने लगे थे खुद की सुरक्षा के लिए, जैसे कि सबसे पहले इनने पाला था कुत्ता, फिर दूध के लिए गाय को पालने लगे थे ये। तो इस तरह से ये पशुपालन करने लगे थे। भेड़ों के लिए पालने लगे थे, ऊन के लिए, बकरियों को पालने लगे थे, खुद मांस के लिए भी उपयोग करते थे, लेकिन हाँ अपनी ज़रूरतों के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। गृह निर्माण, पहले कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में, क्योंकि वहाँ पे जल और पानी आराम से मिल जाता था, पशुओं का डर भी नहीं रहता था गुफाओं के अंदर। लेकिन अब जब कृषि करनी है तो किसानी खेत के पास रहना पड़ेगा ना, तो अब गृह निर्माण करने लगे थे और स्थिर जीवन जीने लगे थे। जानवरों से रक्षा करने के लिए ये अग्नि का प्रयोग भी करने लगे थे। अब आते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक काल के स्थल। आदमगढ़, जो कि कहाँ पे स्थल है, होशंगाबाद में है। यह मध्य पाषाण काल का है, आधा मध्य में बना था। होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आदमगढ़ प्रागैतिहासिक मानव की कीड़ा स्थली रही है। यहाँ की प्रमुख विशेषता थी कि गुफा शैल चित्र, जो कि प्रागैतिहासिक काल के माने जाते हैं। देखिए इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आदमगढ़
आदम होश में आओ। अब कोई भी इंसान आदम खोर कब बन जाता है? आप किसी भी इंसान को या फिर किसी भी बच्चे को, इंसान को नहीं, चलो किसी बच्चे को छोड़ते हैं, एक पार्क में छोड़ दीजिए जहाँ पर उसी की कैटेगरी के सारे बच्चे हों, उसी की एज ग्रुप के हों और उसी की जैसे उद्यम करने वाले बच्चे हों, तो कैसे हो जाएंगे वो लोग आदमखोर? यहाँ खेलेंगे, वहाँ खेलेंगे, यहाँ गिरेंगे, उठेंगे, चोट लग जाएगी तब भी नहीं सुनेंगे, अपन बुलाएंगे तब भी नहीं सुनेंगे, हो जाते हैं वो एकदम आदम जैसे। तो अपन क्या बोलते हैं? आदम थोड़ा सा होश में आओ। तो आदम होशंगाबाद। और उनको खेलने के लिए छोड़ दो, कीड़ा स्थली पे छोड़ दो, तो वो क्या बन जाते हैं? आदमखोर बन जाते हैं बच्चे। तो कीड़ा स्थली रही है कहाँ पर? होशंगाबाद प्रागैतिहासिक काल की रही है। प्लीज़ गाइस इसको थोड़ा सीरियसली मत लीजिएगा, ये सिर्फ ट्रिक है, वरना आप लोग केस कर दो कि बच्चों के बारे में ऐसा बोल रहे थे, है ना। तो सिर्फ ये ट्रिक के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आती है भीमबेटिका, जो कि रायसेन में स्थित है। ये भी प्रागैतिहासिक काल का मनुष्य की काल्पनिक और अभिव्यक्ति के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब वो कितना अच्छा कला कर सकता था, कलात्मक अभिव्यक्ति में का साक्ष्य मिला है। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वतों में स्थित है भीमबेटिका शैलाश्रय। भीमबेटिका में ऊंचे ऊंचे पत्थरों के टीले के मध्य गुफाएं निर्मित की गई हैं और इनमें 500, जो इनकी गुफाओं की संख्या है वो 500 के लगभग मानी जाती है। फिर आती है गुहा चित्र या शैलाश्रय। मध्य भारत में या भारत में जितने शैल चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं उनमें से मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले शैलाश्रयों की संख्या सबसे अधिक है। जितने भी शैलाश्रय पूरे भारत में हैं उसमें सबसे ज़्यादा यदि देखे जाएँ तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ चुनिंदा जिले हैं जिनमें ये मिले हैं, जैसे कि होशंगाबाद, सागर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, रायगढ़, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, पूर्वी निमाड़, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, दमोह, पन्ना, नरसिंहपुर जिलों में चित्रित और शैलाश्रय मिले हैं। अधिकांश गुफाएं चित्रों में लाल, सफ़ेद, काले, नीले और पीले रंग का प्रयोग किया गया है। सफ़ेद का, काले रंग का, नीले रंग का, लाल रंग का और पीले रंग का प्रयोग किया गया है। इन गुफाओं में शैलों में पशु पक्षियों की शिकार, मनुष्य की लड़ाई, मानवों की पारस्परिक युद्ध, पशुओं की सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु संचय, घरेलू जीवन संबंधी हमें दृश्य देखने को मिलते हैं। पशु पक्षियों के चित्र बनाए हैं, शिकार कैसे करना है उनका वो बनाया है, जानवरों की लड़ाई बनाई गई है इनके चित्रों में, मानव की लड़ाई बताई गई है इसमें, पशुओं की सवारी, गीत, नृत्य, पूजा, मधु का संचय कैसे किया जाता है, घरेलू जीवन संबंधी चित्र भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर आती है आग ऐतिहासिक काल। ताम्रपाषाण काल इसमें सबसे पहले आता है। तो ताम्रपाषाण काल की सभ्यता मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, जो कि नर्मदा की घाटी के क्षेत्र में विकसित हुई थी। जैसे कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता थी वो भी नदियों के किनारे बसी थी, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी इसी के समकालीन नर्मदा घाटी के समीप भी एक जनजाति निवास करती थी, या फिर जो सभ्यता निवास करती थी वो ताम्रपाषाण काल की टाइम की थी। इसमें आते हैं महेश्वर, नावदा टोली, कायथा उज्जैन, नागदा, बरखेड़ा भोपाल और एरण इत्यादि में हमें इस काल के प्रमुख केंद्र मिले हैं। कहाँ से? महेश्वर से, नावदा टोली से, कायथा, नागदा, बरखेड़ा और एरण से हमें आग ऐतिहासिक काल के या फिर ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट और जबलपुर जिले के कुछ भागों में हमें ताम्रपाषाण कालीन हथियार भी मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? बालाघाट में और जबलपुर में। अब आता है, देखो जो मालवा था ना मध्य प्रदेश में, उसके निकट कुछ ताम्रपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। अपन ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि हथियार कहाँ से मिले थे? बालाघाट और जबलपुर से हथियार मिले हैं ताम्रपाषाण कालीन। लेकिन हमें ताम्रपाषाण कालीन बस्तियाँ कहाँ से मिली हैं? तो वो मालवा के पास कुछ क्षेत्र हैं वहाँ से मिले हैं। तो पहली आती है बस्ती कौन सी? कायथा। कायथा कहाँ पर है? तो ये कायथा स्थित है उज्जैन में। उज्जैन में छोटी सिंधु नदी के तट पर है और यह पहली ताम्रपाषाण बस्ती है जिसका अस्तित्व 2015 ईसा पूर्व से 1380 ईसा पूर्व तक रहा है। यहाँ से कंकड़, छेनी,
और कुल्हाड़ी तांबा धातु की मिली हैं। तांबा और मिट्टी के पशु आकृति वाली भी मूर्तियां यहाँ पे मिली हैं। लाल मृद भांड हमें यहाँ से मिले हैं और काले रंग से चित्र मौजूद किए गए हैं। कायथा बारामिहिर की जन्मभूमि मानी जाती है। यहाँ पर कैसे देखो, कायथा से याद कर लो कि हमें कैसे मिले हैं, लाल रंग के मृद भांड हैं लेकिन उन पर काले कलर के चित्र बनाए गए हैं। कहाँ पर स्थित है कायथा? उज्जैन में स्थित है। किनकी नगरी है? तो यह बारामिहिर की नगरी मानी जाती है और ये पहला साक्ष्य है जो कि हमें 2000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच का मिला है। फिर आती है एरन, जो कि सागर जिले में स्थित है। एरन एक प्राचीन स्थल है और जिसका प्राचीन नाम क्या था? एरिक्रीन था। यह ताम्रपाषाण बस्ती है और यहाँ पर 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से कुल्हाड़ी, सोने के गोल टुकड़े, मिट्टी की पशु आकृतियाँ, काले लाल मृदभांड, चित्रित मृदभांड और ताम्रकालीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं हमें। यहाँ से काले लाल मृदभांड मिले हैं और चित्रित मृदभांड मिले हैं और तांबे की कुल्हाड़ी, सोने के गोल टुकड़े और मिट्टी के पशु की आकृति मिली है। फिर आती है नावदा टोली। कहाँ चली टोली? तो ये वाली टोली जाएगी महेश्वर। नर्मदा टोली महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर है। यह भी ताम्रपाषाण कालीन अस्तित्व रहा है यहाँ पर और 1660 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। यहाँ से झोपड़ी नुमा मिट्टियों के घर के साक्ष्य मिले हैं जो कि चौकोर, गोल और आयताकार होते थे। चूल्हे, परिवहन की गाड़ियाँ, काला लाल मृदभांड, गेहूँ, चना, मटर, मसूर की खेती, तांबे और पत्थर के औजार हमें मिले हैं और विदेशियों के आप्रवास के हमें साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से देखिए सिंपल सी है इसमें। देखो टोली कहाँ जा रही है? महेश्वर जा रही है नर्मदा नदी के तट पर। तो अब इसने जो टोली जा रही थी उसने जाते हुए देखा कि कुछ जो नाव थी उसके आजू बाजू कुछ झोपड़ी नुमा घर बने हुए हैं जो कि अपन को नॉर्मली देखते हैं, और जाके आगे देखा चौकोर, गोल, आयताकार भी कुछ घर बने हुए हैं कि वाह कितने अच्छे गोल गोल, चौकोर और आयताकार घर बने हुए हैं। उन घरों में चूल्हे भी थे और हम जब घाट पर उतरे तो एक परिवहन के लिए गाड़ी भी मिल गई। वहाँ पर कुछ लाल और काले मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे। हम जिनके यहाँ पर गए तो उनने हमें गेहूँ और चने की रोटी खिलाई और मक्का और मसूर की दाल खिलाई या फिर सब्जियाँ खिलाई और पत्थर के औजारों से वो तोड़ वोड़ के लेके आए थे और हम उनके लिए क्या थे? विदेशी थे। तो विदेशियों के आप्रवास, आप इसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए तो आपको ये सारे जगहें या फिर क्या क्या हमें नावदा टोली से मिला है वो याद हो जाएगा। देखिए नावदा टोली कहाँ पे जा रही थी? टोली ये वाली ये जा रही थी महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर, नदी में बैठी हुई थी नाव में। नाव ने क्या देखा? झोपड़ी नुमा घर देखे जो कि गोल थे, चौकोर थे और आयताकार थे। फिर हम आगे गए तो हमने देखा कि एक परिवहन की गाड़ी लगी हुई थी वहाँ पे, तो हम उतर गए और परिवहन की गाड़ी से हम एक घर में गए। वहाँ पर उनने कुछ मटके रखे हुए थे जो कि लाल और काले रंग से चित्रित थे। वहाँ पर उन्हें चूल्हे से गेहूँ और चने की रोटी बनाई और मक्का और मसूर की सब्जी बनाई और तांबा और पत्थरों के कुछ औजार रखे हुए थे और हम उनके लिए विदेशी थे। ये आते हैं नावदा टोली में। फिर अपन आगे पढ़ते हैं। अब आता है डगवाला। इसके उत्खनन से पता चला है कि यह ताम्रपाषाण बस्ती है और जो कि उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। उज्जैन में अपन ने दो पढ़ ली, एक पढ़ ली है क्या? कायथा और एक दूसरी है कौन? डगवाला। फिर आती है नागदा। नागदा भी उज्जैन में स्थित है, चंबल नदी के तट पर स्थित है। चंबल नदी तो यह ताम्रपाषाण बस्ती में मृदभांड और लघु पाषाण काल के अस्त्र मिले हैं। कौन कौन से मृदभांड मिले हैं हमें यहाँ से और लघु पाषाण काल के अस्त्र मिले हैं? देखो 3 स्थल याद रखिएगा उज्जैन में जो कि हैं कायथा, डगवाला और नागदा। फिर आता है खेड़ी नामा। खेड़ी नामा कहाँ पे है? होशंगाबाद में है और 1500 ईसा पूर्व की पुरानी ताम्रपाषाण कालीन की बस्तियाँ मिली हैं हमें यहाँ से। फिर आती हैं अन्य स्थल जो कि उक्त प्रमुख सभ्यताओं के अलावा मध्य प्रदेश में महेश्वर, वेसनगर, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, पश्चिमी निमाड़, धार, जबलपुर, भिंड स्थलों से
30 से अधिक ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां हमें मिली हैं। कहाँ कहाँ पे मिली हैं, एक बार और पढ़ना है क्या? देखिए, महेश्वर से, बेसनगर से, उज्जैन से, शाजापुर से, इंदौर से, पश्चिमी निमाड़ से, धार से, जबलपुर से, भिंड से हमें 300 मतलब 30 से अधिक ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां मिली हैं। अब आते हैं क्या, मध्य प्रदेश से संबंधित पुरातात्विक स्थल और उनके उत्खननकर्ता। पहले आती है अपनी नर्मदा घाटी। नर्मदा नदी क्या है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। तो इसका उत्खनन किया है शांकलिया जी ने, सुपेकर जी ने, आर.वी. जोशी जी ने, आर.वी. लाल ने, मेक ब्राउन ने, टेरा ने और पीटरसन ने और खत्री जी ने किया है नर्मदा नदी का उत्खनन। फिर आती है सोन नदी। इसका उत्खनन किया है निसार अहमद ने। रीवा और सतना क्षेत्र का उत्खनन किया है जी.आर. शर्मा जी ने। चंबल नदी घाटी और अन्य ताम्रपाषाणकालीन जो स्थल हैं उनकी जो सभ्यता का उत्खनन किया है बांकड़कर जी ने किया है। चंबल नदी का बांकड़कर जी ने, और रीवा सतना क्षेत्र का आर.वी. शर्मा जी ने, सोन नदी का निसार अहमद जी ने, और नर्मदा नदी के बहुत सारे उत्खननकर्ताओं ने किया है जिनका नाम है शांकलिया जी, शुपेकर जी, आर.वी. जोशी जी, बी.बी. लाल, मेक ब्राउन, टेरा और पीटरसन और खत्री जी उत्खननकर्ता माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में 4 घाटियाँ क्षेत्र पढ़ेंगे अपन, नर्मदा, चंबल घाटी, सोन और रीवा सतना घाटी। अब आते हैं ऐतिहासिक एवं प्राचीन काल। ऐतिहासिक मतलब जिसके साक्ष्य हमें मिले हैं और हम इनको पढ़ भी सकते हैं, इनने कुछ लिखा है जिनको हम आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसमें आते हैं ऐतिहासिक काल और प्राचीन काल। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, आगे ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आते हैं ऐतिहासिक काल में, जिसमें आता है वैदिक युग, जिसमें वेदों की रचना हुई थी। इस युग का इतिहास 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। आर्य उत्तर वैदिक काल मतलब आर्य उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के समान ही विंध्याचल के पास मध्य प्रदेश में आए थे। देखिए, अपन जब ऐतिहासिक काल का विभाजन करते हैं तो ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक वैदिक युग और एक होता है उत्तर वैदिक युग। वैदिक युग में कब से कब तक माना जाता है, तो 1500 से 1000 तक रहता है वैदिक युग और 1000 से 600 तक रहता है उत्तर वैदिक काल। इसमें जो आर्य थे ना, जब उत्तर वैदिक काल में आए थे 1000 से 600 के टाइम पे, उसी समय मध्य प्रदेश में भी कुछ आर्य आए थे विंध्याचल में। ऐत्रेय ब्राह्मण में जिस निषाद जाति का उल्लेख मिलता है, सबसे पहले जो ऐत्रेय ब्राह्मण ये किसका है, तो ये है अपना ऋग्वेद का एक ब्राह्मण पाठ है जिसमें ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें सबसे पहले निषाद जाति का उल्लेख मिलता है जो कि मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी। अब आती है महापाषाण युग। तो इसके समय क्या हुआ था, जो 1700 से 1000 ईसा पूर्व की जो समय अवधि थी उसके साक्ष्य हमारे यहाँ पर दक्षिण की महापाषाण संस्कृति का प्रभाव देखा जाए। जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर हमें महापाषाण काल संस्कृति का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ स्थल हैं जहाँ से बहुत बड़े बड़े विशाल पाषाण समाधियाँ मिली हैं जो कि महापाषाण काल के स्मारक हैं, जिनको क्या कहा जाता है, मेगालिथिक कहा जाता है। शिवनी और रीवा जिले में ये स्मारक मिले हैं। सिवनी और रीवा मिले हैं हमें महापाषाण काल युग के साक्ष्य। फिर आती है लोह युगीन संस्कृति। लोह युग में धूसर चित्रित मृदभांड मध्य प्रदेश के श्योपुर में, ग्वालियर में, मुरैना में और भिंड में प्राप्त हुए हैं। ये देखिए आप चित्र में दिख रहे हैं जो ये हैं धूसर मृदभांड, जो कि हमें कहाँ से मिले हैं, श्योपुर में, जो कि लोह युगीन संस्कृति के हैं, है ना। ग्वालियर में, मुरैना में और भिंड से प्राप्त हुए हैं। लोह युगीन संस्कृति कहाँ पे थी, तो उत्तर मध्य प्रदेश में, उत्तर भारत में हमें देखने को मिलती है। श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना और भिंड। फिर आती है महाकाव्य काल। रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकांतार और दंडकारण्य, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के घने वन क्षेत्रों में है, जो
काव्य काल था, इसमें जो रामायण में 2 स्थलों का वर्णन किया गया था, जहाँ पे क्या था, महाकांतातार और दंडकारण्य क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश में स्थित जंगल थे। जनश्रुतियों के अनुसार राम जी जब वनवास पर आए थे तो अधिकांश समय इनने दंडकारण्य, जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर बिताया था। महाकाव्य का जो रामायण काल है, यहाँ पर विंध्य, सतपुड़ा और इसके अतिरिक्त यमुना के कांठों का दक्षिण भूभाग गुर्जर प्रदेशों के कई क्षेत्रों इससे घिरे हुए हैं। यदुवंशी नरेश मधु इस क्षेत्र के शासक थे, जो कि अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन माने जाते हैं। जो मध्य प्रदेश का विंध्य और सतपुड़ा का जो क्षेत्र है यमुना वाला, यहाँ पर कौन शासन करते थे, तो यदुवंशी नरेश थे, जिनका नाम था मधु। ये किनके समकालीन थे, तो ये राजा दशरथ के समकालीन थे। फिर आता है महाभारत का काल। महाभारत के युद्ध में मध्य प्रदेश के कुछ राजाओं ने भाग लिया था। इसमें आते हैं वत्स, चेदी, कुरुश और दशाण। ये किनकी साइड से थे, पांडवों के साइड से थे। वत्स, चेदी, कुरुश और दशाण ने पांडवों को साथ दिया था, जबकि जो बड़ी बड़ी साम्राज्य थे जैसे कि माहिष्मती, अवंती, भोज और विदर्भ ने कौरवों का साथ दिया था। फिर आते हैं महाजनपद काल। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध और जैन ग्रंथों में वर्णित महाजनपद काल की संख्या कितनी मानी जाती है, 16 मानी जाती है, और जिसमें से मध्य प्रदेश में 2 जनपद थीं, जिनका नाम था चेदी और अवंती जनपद मध्य प्रदेश के इतिहास में देखने को मिलती हैं। अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल थी और यह जनपद पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में निवास करती थी। अवंती महाजनपद को 2 भागों में बांटा गया था। पहली आती है उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, और फिर आती है दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी थी माहिष्मती। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के बीच में बेतवा नदी बहती थी और इन दोनों भागों का विभाजन करती थी। देखिए, जब महाजनपद काल आया, जो कि जैन और बौद्धों के काल के टाइम पे था, तो इस समय पर 16 जनपदों का विस्तार था पूरे भारत में, और इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय से हमें 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। इनमें से 16 जनपदों में से सिर्फ 2 जनपद मध्य प्रदेश में निवास करती थी, या जिनका संबंध मध्य प्रदेश से था, तो वो अवंती और चेदी जनपद। अवंती जनपद बहुत बड़ी थी, इसकी 2 राजधानियाँ थीं। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती, और इन दोनों के बीच को जो विभाजित करती थी वो थी बेतवा नदी। अब आती है प्राचीन जनपदों के परिवर्तित नाम, जो उस समय कुछ और थे और आज कुछ और हैं, तो इनके नाम देख लेते हैं। तो प्राचीन जनपद और इनके नए नाम। अवंती या अवंतिका को वर्तमान में क्या कहा जाता है, उज्जैन। वत्स को वर्तमान में क्या कहा जाता है, ग्वालियर। चेदी जनपद को क्या कहा जाता है वर्तमान में, खजुराहो। अनूपपुर को वर्तमान में निमाड़ या खंडवा कहा जाता है। दशाण को वर्तमान में विदिशा कहा जाता है। टुंडीकेर को वर्तमान में दमोह कहा जाता है, और नलपुर को वर्तमान में नरवर या शिवपुरी कहा जाता है। चलिए अब इनको फिर से देख लेते हैं, प्राचीन जनपद और उनके परिवर्तित नाम क्या क्या है ना। अवंती को वर्तमान में क्या करते हैं, अब कहते हैं अपन, तो उज्जैनी कहते हैं। वत्स को ग्वालियर कहते हैं। चेदी को खजुराहो कहते हैं। अनूपपुर को निमाड़ कहते हैं। दशाण को विदिशा कहते हैं। टुंडीकेर को दमोह कहते हैं, और नलपुर को नरवर या शिवपुरी कहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।